अच्छा, ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, अगर आपको कोई परेशानी हो तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हो। बाकी उसके बाद जो सवाल होंगे, टोटल जो अच्छे सवाल है ना वो 7 क्वेश्चन है, जिनमें से ये अच्छे सवालों में से एक अच्छा सवाल ये है। अच्छे सवाल 7 है, बाकी आपको सवाल समझ लग जाएंगे, वो उतना अच्छा नहीं। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सोफिया ट्रेडर, ₹1000 गिवन है, ये क्या रखना है। फिक्स्ड, सबसे पहले कहता है इक्विपमेंट की कॉस्ट है 17,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 48,000, व्हीकल की कॉस्ट, फिर उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, आ गया ब्रॉड डाउन। फिर उसके बाद प्रीपेड, इसके ऊपर निशान लगाओ, प्रीपेड ये ब्रॉड डाउन है, पिछले साल का इंश्योरेंस इस साल एक्सपेंस होगा, ये इस साल का प्रीपेड नहीं है। डेट देखो जरा, 1/7/17 हमारा ब्रॉड डाउन की डेट है और 30 जून 2018 हमारा ईयर एंड है। तो ये प्रीपेड किस डेट का लिखा हुआ है, पिछले साल का ब्रॉड डाउन है। जो पिछले साल का प्रीपेड ब्रॉड डाउन है इस साल आकर एक्सपेंस बन जाता है। अब वो लेजर बना लेना, एसओपीएल में जो अमाउंट है एक्सपेंस में लिख देना। जो इस साल का प्रीपेड होगा वो किधर जाएगा, वो करंट एसेट में जाएगा। आगे देखते हैं एडवांस, इसके ऊपर भी निशान लगाए। बैंक डिपॉजिट, कब करवाया बैंक में डिपॉजिट, 1/7/17 को, किस रेट के ऊपर, 7%। इसका मतलब है 1400 का 7% मल्टीप्लाइड पर कितना टाइम आएगा। आपका ईयर एंड क्या है, 30 जून, बताएं जरा मल्टीप्लाई, 12/12, पूरे 12 महीने आएंगे। आगे के बता दूंगा, बताओ 30th नहीं मिलने का जब मर्जी, मुझे बताओ 30 जून तक कितना टाइम बनता है, 30 जून 18 तक काउंट करो जरा। एक साल 5 महीने, क्या 1 साल 5 महीने। जो पिछले साल के 5 महीने वो हमारी इनकम नहीं बनेगी। हमारा साल कब शुरू हो रहा है, 1/7/17 से। इसका मतलब है जो हमारा इंटरेस्ट का हक बनता है वो भी कहां से बनेगा, 1/7/17 से लेकर 30 जून। तो एक बात यहां पर याद रखें, अगर जब कभी 12 महीनों से ज्यादा टाइम बन रहा हो तो हमने 12 महीने लेने हैं, अगर 12 महीनों से कम टाइम बन रहा हो तो फिर कम टाइम लो। अगर ये होता ना 1/7/18 होता तो फिर 5 महीने थे। तो ये जो पिछले 7-5 महीने ये तो हमारे है ही नहीं। तो आपने 1400 का 7% लिया, वो कितना बन गया, ये हमारा इंटरेस्ट इनकम बनती है। आगे चलते हैं, मैंने उस पर जिसके ऊपर मैंने स्टार बना रहा हूं ना वो नीचे एडजस्टमेंट में बताऊं। आगे चलते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैपिटल, ड्राइंग्स, ट्रेड पेबल, एक्रूअल एंड अदर पेबल। अब देखिए इसके साथ कोई डेट ही लिखी हुई है, आपकी करंट लायबिलिटी है, कुछ नहीं बताया हुआ ना इसके साथ, ये हमारी करंट लायबिलिटी है। फिर सेल्स, परचेज, रिटर्न, सैलरीज एंड यूटिलिटीज, रेंट, डिस्काउंट, अदर एक्सपेंस, इंश्योरेंस, बैड डेट्स। अब आ गई आपकी बारी भी आ गई, इंटरेस्ट इनकम ऑन बैंक डिपॉजिट 82, ऊपर क्या लिखे, मिला कितना, इसका मतलब है कुछ अभी रिसीवेबल भी है। कितना रिसीवेबल है, 16। वो 16 का क्या करेंगे, इस 82 में ऐड और करंट एसेट, पूरा 98 नहीं अब लिखेंगे, अब सिर्फ 6। अगर ये 82 ना होता, पूरा 98 जैसे पिछले सवाल में था 450, करंट अदर इनकम में भी लिखते और करंट एसेट में भी लिखते। ये बात अब क्लियर है, और ये याद भी रखनी है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए भी हो सकता है काम और इंटरेस्ट इनकम के लिए भी हो सकता है। अब आ गया जी पहला सवाल आपका, ये सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला पॉइंट है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिजिकल इन्वेंट्री 7400, मैंने 7400 पढ़ा है क्योंकि 3 जीरो इसकी उड़ा दी। इन्वेंट्री इंक्लूड गुड्स कॉस्टिंग 240 विच वर डैमेज्ड इन द वेयर हाउस। कहता है भाई इसके अंदर ना 240 वाली वो चीजें जो डैमेज है,
उसको तो फिर हम लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी भी नहीं लिखेंगे। इसका मतलब है ये जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है एज इट इज 7400 से अब नहीं जाएगा। अब इसको हम करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड आगे वो कहता है दीज गुड्स कैन बी सोल्ड 250 आफ्टर इनकरिंग कॉस्ट 16। जब ऐसी सिचुएशन आए आपने करना क्या है, आपका क्लोजिंग स्टॉक टोटल कितना का पड़ा हुआ था, इस 7400 में कितना डैमेज हो गया 240 डैमेज, तो बाकी कितना बच गया 71, ये तो 7160 एज इट इज आएगा। लेकिन 240 की कॉस्ट 240 है, एनआरवी कितनी है 250 का सेल हो सकता है 16 रुपया खर्चा करने के बाद, 240 वाला स्टॉक 250 का बिक सकता है कितना खर्चा करने के बाद 16 रुपए, तो एनआरवी कितनी आएगी 230। मुझे बताओ इसको 240 पे लिखेंगे या 234 पे, तो इसमें 234 ऐड कर दो बस। दूसरा स्टॉक तो गुड है ना, जो गुड स्टॉक होता है उसका कुछ नहीं करते। अच्छा अब ना एक 2 मिनट में बड़ी रिलैक्स होकर बात सुननी, तसल्ली से कि दिमाग में प्रिंट हो जाए। देखिए उसने कहा था कि 240 वाला स्टॉक में डैमेज है, ये तो मुझे पता चल गया कि मैं एनआरवी उसकी लाजमी फाइंड करूंगा। अगर उसकी एनआरवी आती ना 246 तो फिर मैं किस पे लिखता 240 पे, फिर वही 7400 एज इट इज आ जाता। अब आपने क्या किया 7400 का लिखा हुआ है, 240 वाले को किस पे लिखना चाहिए था 234 पे, और आपने उसके अंदर 240 पे लिखा हुआ है, वो इंक्लूड है, तो या तो 6 डायरेक्ट इसमें से माइनस कर दे, क्या हो गया इसको 6 माइनस कर दे, या फिर ये तरीका कि इसको अलग अलग कर ले, ये गुड है प्लस इसमें 240 करूं 234 करूं, तो फिर भी सेम वही आंसर आएगा। देखिए आपका एक स्टॉक था 240 वाला, आपने उसको राइट डाउन करना है 234 पे, 240 पे तो आगे पहले लिखा हुआ है, होना किस पे चाहिए था 6 कम कर दो, वो ऑटोमेटिकली 234 पे आ जाएगा। ये चीजें आपको डायरेक्ट, ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आपको सही समझ भी लगे। एक बात याद रखना, डरा ना करो कि नहीं नहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम डरते नहीं लर्निंग करते हैं, तो इसलिए आप उसको सीख लिया करो तसल्ली से कि यार ये क्या चीज है। 2 मिनट टाइम दो ना किसी भी कॉन्सेप्ट को, वो कॉन्सेप्ट के पल्ले कुछ नहीं रहता, वो 2 टाइम इफेक्टिव होने चाहिए बस। अब ये देखिए आपने दोबारा पढ़ के देख ले, कहता है 7400 का स्टॉक था इंक्लूड गुड्स कॉस्टिंग 240, डैमेज हो गया था, हमें फौरन पता चल गया जो डैमेज हो जाता है ना उसको लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, हमने देखा कॉस्ट उसकी 240 है, एनआरवी उसकी 200, तो हमें किस पे लिखना चाहिए 240 से शामिल है 234 पे होना चाहिए, तो क्या करो 240 माइनस का दो 234 ऐड कर दो, या सिंपल 6 माइनस, ये जैसे मर्जी अब आपने देखना है, ये काम यही है। और ये पॉइंट अक्सर फाइनल अकाउंट के सवाल में आता है। तो अब आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 273, ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक, 7400 नहीं है, बस इतना ही काफी है। आपने क्लोजिंग स्टॉक चेंज कर दिया बस खत्म, वो क्लोजिंग स्टॉक होती जिस जिस जगह जाएगा उसके इफेक्ट कर लेगा। फिर वो कहता है जनाब रेंट इंक्लूड पेमेंट ऑफ एनुअल रेंट, कमाल है सवाल जी, 16,000 किया, हाँ वो तो माइनस कर दिया 250 में से, खर्चा किया नहीं है, एक्सपेक्टेड है। क्या लिखता है कि आफ्टर इनके वो कहता है दे कैन बी सोल्ड, वो 16,000 का खर्चा हुआ नहीं है, 2,50,000 का बिकेगा, 16,000 खर्चा करने के बाद बिक सकता है। जब 16,000 का खर्चा करेंगे वो अगले साल में काम चला जाएगा। हाँ। जो है इसका डिफरेंस 6 वो एक्सपेंस भी नहीं आना चाहिए। देखिए जब आप क्लोजिंग स्टॉक कम करोगे ना ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, तो एक्सपेंस तो बन गया। जब क्लोजिंग स्टॉक कम करोगे, क्लोजिंग स्टॉक कम करने से प्रॉफिट कम होता है ज्यादा, क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम होता है ज्यादा, क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट, अच्छा कितने लोग कहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम होता है, चले, और कितने लोग कहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट ज्यादा होता है। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये भी इन्वेंट्री पढ़ के ताजा ताजा।
अब सुने, तो जब क्लोजिंग स्टॉक आपने कम लिखा ना 6 से कम लिखा ना, ऑटोमेटिकली वो आपका प्रॉफिट कम कर देगा, वो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा देगा, तो इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। ये दूसरे पॉइंट का कमाल है, ये आपने मुझे बताना है। रेंट इंक्लूड पेमेंट ऑफ एनुअल रेंट 240, हमारा ईयर एंड क्या है भला 30th जून। रेंट इंक्लूड पेमेंट ऑफ एनुअल रेंट 240 एक्सपायर ऑन 30th November 18 फॉर ऑनर रेजिडेंस। क्या 5 महीने का एडवांस है, ये कुछ भी एडवांस नहीं है, ये सारी की सारी ड्राइंग्स हैं, ये सारी की सारी ऑनर रेजिडेंस। देखिए ना, जब ऑनर रेजिडेंस है ना, उसका प्रीपेड ही फाइंड होता है। प्रीपेड हमारे अपनी बिल्डिंग का होता है, बिजनेस की बिल्डिंग का। ये तो ऑनर चाहे प्रीपेड करे चाहे अक्रूड पेड करे, जो मर्जी करे, उसने बिजनेस से पैसा निकाला, वो सारी ड्राइंग्स है, वो जब मर्जी एक्सपायर हो। तो फिर सीधा सीधा भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, ये बात अब आपने याद रख लेनी है, ऑनर्स का पैसा जब मर्जी एक्सपायर हो, हमने क्या लेना है उसको, क्या करेंगे, रेंट में से माइनस ड्राइंग्स में, कोई डेट को कंसीडर नहीं कर। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखो, अगर आप थोड़े से भी गए ना दिमागी तौर पर, तो वो पूरी एडजस्टमेंट गई। अच्छा सुने, पहली एडजस्टमेंट अब रिपीट होना शुरू हो जाएगी, अब वो आपको आगे समझो। एनआरबी वाली, ये इंश्योरेंस वाली भी एडजस्टमेंट रिपीट होती है, कई दफा रिपीट हुई है, और आप में से भी कंफर्म किसी न किसी को पेपर में इस तरह की एडजस्टमेंट आएगी लाजमी। तीसरी एडजस्टमेंट देखिए, मैंने पहले कहा है, पहला सवाल है ये हमारा, प्रीपेड इंश्योरेंस। अब ये उसको बता रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस रिप्रेजेंट प्रीमियम विच एक्सपायर्ड ऑन 30th January 2018। कहता है जो ऊपर प्रीपेड इंश्योरेंस पड़ी हुई है ना, वो 31 जनवरी 18 को एक्सपायर हो जाएगी। ये हमारे साल के अंदर एक्सपायर हो रही है या बाहर है, क्योंकि हमारा जून का साल, इसका मतलब है वो प्रीपेड एक्सपेंस बन गया। प्रीपेड थी, एक्सपायर होगी हमारे साल के अंदर, वो कितनी अमाउंट है, वो तो पहले भी एक्सपेंसिव 140। अब जरा देखना, 140 आ गई एक्सपेंस के अंदर, डन। आगे चलते हैं, कहते हैं वाइल इंश्योरेंस रिप्रेजेंट, इंश्योरेंस भी है कहीं, देखो जरा, अब इसके बारे में बता रहे हैं, कहते हैं वाइल इंश्योरेंस रिप्रेजेंट एनुअल विच इज एक्सपायर्ड ऑन 31 जनवरी 19। कहते हैं ये जो 300 इंश्योरेंस है ना, ये है एक साल की इंश्योरेंस जो कि एक्सपायर होनी है 31 जनवरी 2019 को। इसका मतलब इस 300 के अंदर कुछ एडवांस है, कितने महीनों का एडवांस है, 7 महीनों का। 300 में कितने महीनों का एडवांस है, तो 300 को कर देंगे 12 पे डिवाइड, 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, वो जो अमाउंट आएगी 300 में से माइनस होके प्रीपेड में चली जाएगी। अब एक्सपेंस में कितनी अमाउंट जाएगी, 140 जाएगी, 300 प्लस करके माइनस कर देंगे वो 7 महीनों की इंश्योरेंस, तो कितनी बनती है 7 महीनों की इंश्योरेंस, 300 डिवाइडेड बाय 12 1। ये आपका एक टाइप का लेजर बना हुआ है, कितनी अमाउंट आई, 315 किधर जाएगी एक्सपेंस में, और 175 किधर जाएगी प्रीपेमेंट करंट एसेट। अगर आपको आप कहते हो नहीं सर हमें तो कुछ इस फॉर्मेट में भी चाहिए, ब्रॉड ऑन कितना था 140, कैश कितना था 300, कैरिड ऑन कितना था 175, एसओपीएल में आ जाएगा 315। ये वो बात की हुई, ब्रॉड ऑन पड़ा हुआ था 140, 300 का साल पे किया, उसमें से 175, तो इसका लेजर बना लो, लेजर बनाने के बाद एसओपीएल में जो अमाउंट जाएगी वो 315 है। अद्धे बच्चे ले गए, अद्धे बच्चे देता है, कल मैं ले रहा। अच्छा, और ना वो सारे टेस्ट देता है, अद्धे बच्चे तो खाली ले। ये दूसरे टेस्ट भी ले आओ, सीधा बोला एक और भी बना होगा टेबल के ऊपर, वो भी चेक करना लगता है ना, चेक हो गया, अरे एक हाथों से गला से। ठीक है वो भी ले आओ। टेस्ट में सब लोग देकर जाया करो ताकि ना पता चल जाए, इवैल्यूएशन हो जाए, इस सॉल्यूशन भी साथ
मैं सोल्यूशन भी आपको शेयर कर देता हूँ, बल्कि ना ये इसके ना पिक्चर लेकर ना सोल्यूशन शेयर करते हैं। ये सोल्यूशन की पिक्चर है, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे कि अगर ये पिक्चर ले लो ना तो फिर ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक, वॉइस वाला भी एक बंदा ले ले पिक्चर और कर। ये आज वाले क्वेश्चन का है, कल वाले भी मैंने आपको दे देता हूँ सोल्यूशन उसका। चलो पहले ये क्वेश्चन कर ले, फिर मैं टेस्ट भी वापस कर दूँ। इसकी समझ लगी? अब ये चीजें अगर आपको कंसेप्चुअल पहले ही पता थी, 140 हमने एक्सपेंस में ऐड कर दिया, 300 में से 175 निकाल के ऐड कर दिया, वो एक्सपेंस बन गया, और 175 किस में लिख दिया, खत्म होगी बात। ये एडजस्टमेंट सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर है, इस तरह की, आगे नहीं है कहीं, और ये पेपर में आ भी सकता है एज इट इज क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाए फोर्थ। On June 2018, dishonor check 285,000 was returned by the bank. Dishonor check जब रिटर्न होता है उसकी एंट्री क्या पास करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल टू। आगे उसने एक और इंटरेस्टिंग बात कर दी, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ फॉर दिस रिटर्न। कहता है बुक्स के अंदर एंट्री ही नहीं पास की। अब मैं पहला स्टेप बताने लगा हूं फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को कंट्रोल करने का, कि अगर आपको नहीं समझ लगती तो क्या करना चाहिए। आगे पढ़े, दिस चेक वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, दिस चेक वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर नेट ऑफ 5% सेटलमेंट डिस्काउंट। सवाल पढ़ लिया। अब आपने देखना ये होता है कि अगर फाइनल अकाउंट के अंदर कोई एडजस्टमेंट है वो आपको नहीं समझ लग रही तो उसकी परेशानी नहीं लेनी, काम क्या करना है, उसकी जर्नल एंट्री पास करना। क्या पास करनी, एंट्री पास करनी है। अभी अभी मैंने आपसे पूछा कि चेक डिसऑर्डर की एंट्री क्या पास होती है, अकाउंट रिसीवेबल टू, ऐसा ही है। कितनी अमाउंट है, अभी आपने एंट्री पास नहीं करनी, 285। ये बात आपको समझ लगी। अगर इतनी ही बात होती ना, वो आगे 5% वाली बात ना होती तो मैं अकाउंट रिसीवेबल में 285 प्लस कर देता, बैंक में से माइनस कर देता, ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर ही लिखा हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल में प्लस कर देता और बैंक में से। लेकिन एक और बात आ गई, कहता है ये वाला चेक ना मुझे एक कस्टमर ने दिया था, उसको मैंने 5% डिस्काउंट दिया था, वो चेक भी डिसऑनर हो गया। जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे जल्दी पैसे दे दो, मैं आपको 5% डिस्काउंट दे दूंगा, आपने मुझे 285,000 का चेक लिखकर दे दिया, 5% माइनस करने के बाद में पता चला आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, तो आपने तो 5% मुझसे डिस्काउंट भी ले लिया, वो चेक भी वापस डिसऑनर हो गया। तो मैं वापस आपको पूरी अमाउंट से रिसीवेबल बनाऊंगा या सिर्फ 285 से बनाऊंगा, पूरी अमाउंट से। मैं आपको अमाउंट तो मुझे पता है 3 लाख है टोटल, यानी 300,000। अब 300,000 मतलब 3 लाख रुपया एक कस्टमर ने देना था, उसको पता चला जी 5% डिस्काउंट मिली, उसने जानबूझ के एक फेक चेक मुझे दे दिया ताकि मुझे 15% डिस्काउंट मिल जाए। मैंने उसको डिस्काउंट काट के बैंक में पैसे जमा करवा दिए, वो चेक हो गया डिसऑनर। तो अब मुझे वापस जो उसको अकाउंट रिसीवेबल बनाना है ना, वो टोटल अमाउंट से बनाना है। ये 285,000 100% अमाउंट थी या 95%? इसको मैं 95 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी अमाउंट आएगी, 3 लाख। कितनी अमाउंट आएगी? अब जरा इसकी ओरिजिनल एंट्री देखो, मुझे उसको अकाउंट रिसीवेबल बनाऊंगा, जो मैंने उसको डिस्काउंट दिया था, डिस्काउंट अलाउड होता है मेरा डेबिट, वो खत्म कर दूं, क्रेडिट कर दूंगा, डिस्काउंट अलाउड, या इसकी जगह क्या लिखते होते हैं, कितनी अमाउंट, 15,000, और बैंक 280। ओरिजिनल एंट्री ये है इस पूरी एडजस्टमेंट की। अब अगर आपको ये एंट्री समझ लग गई और अगर आप पेपर में पास करने में कामयाब हो गए तो आपका फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट होगी। कैसे? रिसीवेबल में मैं 3 लाख से ऐड करूंगा, सेल में मैं 15,000 ऐड करूंगा, डिस्काउंट अलाउड माइनस होता है, मैं पहले माइनस कर चुका था लेकिन वो तो डिस्काउंट अलाउड हुआ ही नहीं, वापस ऐड बैक कर दूंगा। डिस्काउंट अलाउड सेल में से माइनस करना होता है, लेकिन अब तो रिवर्स करना है, तो रिवर्स का क्या मतलब होगा, प्लस कर दूंगा, और बैंक में से ये एडजस्टमेंट होगी। 3 लाख अकाउंट में प्लस, डिस्काउंट अलाउड 15,000 से, और बैंक में से 2,85,000 माइनस। ये डिस्काउंट अलाउड है कि अगर पहले से अलाउड उसको ऐड करके फिर उसमें से माइनस करेंगे।
पहले Availability. हाँ उसमें नहीं, उसमें से माइनस कर दो डायरेक्ट, या उसमें से माइनस कर दो तो फिर दोबारा ना ऐड करो, या इसको वो एज इट इज इसको वैसे ऐड कर दो, उसको सेफ राइट करनी है. वो सेल में से माइनस हो जाएगा ना पहले वाला जो पड़ा हुआ है, और ये जाकर ऐड हो जाएगा बस, या स्टोर में से इसको माइनस कर दो, वो नेट अमाउंट ही बस कंसीडर कर लो, फिर दूसरी इफेक्ट ना दो। अगले एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कैरिड ऑन के लिए। अच्छा जब कैरिड ऑन लेंगे ना तो ये जो 3 लाख अकाउंट रिसीवेबल में प्लस करके कैरिड ऑन लेंगे या प्लस के बगैर? प्लस करके, सारी गलतियां प्लस माइनस करने के बाद एंड पे प्रोविजन लेते हैं। ये तो रेट लास्ट एडजस्टमेंट और प्यारी एडजस्टमेंट। अंकल को गोली मारो उनके लिए जारी कर दें. तो साइलेंट पे कर दे। गुस्सा करते हैं बाद में, थोड़ा ट्राई करते हैं. अकाउंटेंट बढ़ा दो। चले अच्छा चलो ये फिर रिकॉर्डिंग में सुनने में जरा ध्यान से सुनिएगा। रिकॉर्डिंग हो भी रही है? हाँ हो रही है, जरा ध्यान से सुनाइए। और ये अब इसमें आज के इस क्वेश्चन के अंदर 3 एडजस्टमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। पहली एनआरबी वाली, दूसरी वो इंश्योरेंस वाली, और तीसरी ये। बाकी चीजें एक ही सवाल में आएगी तो ठीक है, नहीं तो बाकी से रिपीट नहीं हो रही, ये सवाल में रिपीट होती है। कहते हैं एडवांस रिप्रेजेंट, वो जो आप बोल रहे थे एडवांस की बात बताएं। एडवांस वो जो ऊपर लिखा हुआ है जाकर देख ले, एडवांस ये लिखा 384। कहता है रिप्रेजेंट पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ व्हीकल। कहते हैं हमने व्हीकल खरीदना था, उसके लिए एडवांस दिया था, और वो कितना एडवांस दिया था? 40%। अगर मैं आपसे ये पूछूं उस व्हीकल की कीमत क्या है, कोई बता सकता है? 384 एडवांस दिया था जो कि 40% था, तो डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि उसकी असल कीमत कितनी है? 100, एडवांस कितना दिया? 40। अब इसका मतलब है अगर आप उस व्हीकल की कीमत देखना चाहते हो 384 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय, ये बात हमें लगी कितनी अमाउंट है? 960। ये बात क्लियर? अगली बात, अभी तो ये डायरेक्ट ये तो परसेंटेज वाली एप्लीकेशन की है, आगे पढ़े जरा। कहता है रिमेनिंग बैलेंस वुड बी पेड इन सितंबर 18। कहता है बाकी के पैसे हमने सितंबर 18 में देने हैं। कैश क्रेडिट करूंगा या पेबल लिखूंगा? मेरा साल का एंड क्या है? जून, तो जून तक तो ये पे नहीं किए, तो मैंने तो जून के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अब अगली बात कहता है नो एंट्री वाज पास्ड व्हेन द व्हीकल वाज डिलीवर्ड ऑन 1 जून। 1 जून को व्हीकल हमें मिल गया। क्या ये हमारे साल के अंदर हमारा व्हीकल बन गया या नहीं? बन गया। मैं तो एक ही बात करूंगा कि जब भी जिंदगी में कोई बात ना समझ लगे एंट्री पास करो। व्हीकल डेबिट कर दूं? व्हीकल डेबिट कितने से करूं? 960 से। एडवांस खत्म कर दूं 384 से, और पेबल 570। एंट्री समझ लगी? अब अगर आपको एंट्री समझ लगी तो ये सवाल हो गया, व्हीकल में जाकर मैं 960 प्लस कर दूंगा, एडवांस खत्म कर दूंगा, एडवांस लिखूंगा ही नहीं अब, और करंट लायबिलिटी में जाकर ऐड कर दूंगा, और 1 महीने के लिए इसकी डेप्रिसिएशन भी लूंगा। 1 महीने की इसकी, क्योंकि 1 जून को तो आ गया है ना, तो 30 जून हमारा ईयर एंड है, तो उसकी जो डेप्रिसिएशन आएगी वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में भी जाएगी और एसेट में से माइनस भी होगी। तो ले लो 900, डेप्रिसिएशन का रेट नीचे गिवन है व्हीकल का 25%, तो 960 मल्टीप्लाइड बाय 25% मल्टीप्लाइड बाय 1/12। तो जो एसेट खरीदता है ना तो उसका कोई चक्कर नहीं होता रिड्यूसिंग वगैरह, तो वो पहले दफा है ना, तो वो चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे डब्ल्यूडी को डायरेक्ट कर दिया करो। कितना? 20। अब इसकी एंट्री पास करूंगा डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और ये चला जाएगा एक्सपेंस के अंदर, और ये चला जाएगा अपने एसेट में से माइनस हो जाएगा। डन, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब हमने नेक्स्ट जितने भी सवाल करने हैं ना एंट्री अप्रोच के साथ करने, और अगर आपको एंट्री अप्रोच मैं समझा पाया अगले 5-6 दिनों में तो समझो मेरा काम पूरा और आपका भी पूरा। लेकिन ये है कि इसको ना बड़े ध्यान से और शौक से समझना पड़ता है, फिर मजा आता है, वरना नहीं।